माँ फोन पर रो रही थी। सिर्फ खाना देना होता है और शुगर की सुई लगानी होती है। यही दो काम पूजा के लिए भारी पड़ते हैं। वो इतना भी नहीं करना चाहती। कहती है कि मैं थक जाती हूँ, मुझसे नहीं होता। सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। पूजा मेरी इकलौती भाभी है, क्या इतनी कमजोर हो गई है कि माँ को खाना भी नहीं दे सकती? बुढ़ापे के कारण माँ ठीक से उठ बैठ नहीं पाती थी। उनके घुटनों में हमेशा दर्द बना रहता। उस पर उनका भारी शरीर 2 कदम चली नहीं कि हांफने लगती। अब इस स्थिति में पूजा उनकी सेवा नहीं करेगी तो कौन करेगा? बुढ़ापे में बच्चे ही माँ बाप का सहारा होते हैं। माना कि उनके सिर्फ एक ही बेटा विमल था और हम 3 बेटियां। उनकी सेवा तो हम बेटियां भी कर सकती थी, मगर वे हमारे पास आना नहीं चाहती थी। वजह वही सामाजिक रुसवाई। लोग कहेंगे कि बेटे के रहते बेटी के यहाँ रह रही हैं। बेटे पर तो अधिकार है, पर बेटियों के पास किस हक से जाएं? माँ की परेशानी सुनकर मेरा मन बेचैन हो उठा। अगर वे पास होती तो मैं तुरंत चलकर उनके पास पहुंच जाती, मगर कहाँ हैदराबाद, कहाँ देहरादून। जब तक विमल दिल्ली में था जाना आसान था, अब संभव नहीं रहा। पूजा भाभी दिन भर करती क्या है? बच्चों के स्कूल जाने के बाद उनके पास काम ही क्या रहता होगा? मेरी आवाज तल्ख थी। सोती रहती है, कहती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। माँ बोली, तबीयत को क्या हुआ है? जवान है, आपकी तरह बूढ़ी नहीं। विमल का रवैया कैसा है? विमल दिन भर ऑफिस में रहता है। ऑफिस से आने के बाद वो सीधे पूजा के कमरे में चला जाता है। वहीं 1 घंटे नाश्ता पानी करने के बाद खुसुर फुसुर करता रहता है। वो तो उल्टा मुझे ही दोष देता है। क्या कहता है? मैंने पूछा। यही कि मैं बिना वजह पूजा से उलझती रहती हूँ। 72 वर्षीय महिला हैं आप, जरा सा टीका टिप्पणी कर भी दिया तो इस पे बुरा मानने की क्या बात है? वो क्या बूढ़ी नहीं होंगी? कहकर मैं सोचने लगी कि बुढ़ापे में आदमी अपने शरीर से परेशान हो जाता है। तमाम बीमारियां उसे घेर लेती हैं, जिसकी वजह से वो चिड़चिड़ा हो जाता है। माँ को हाई ब्लड प्रेशर के अलावा शुगर भी था। ना उनमें पहले की तरह जोश था, ना ही स्फूर्ति। कौन कमजोर होना चाहता है? आज का नौजवान जवानी के नशे में कल की नहीं सोचता है। अगर सोचता तो माँ की ये हालत ना होती। मुझे पूजा से ज्यादा विमल पर क्रोध आ रहा था। ये वही विमल था जिसे माँ देसी घी का लड्डू कहती थी। हम 3 बहनों में विमल सबसे छोटा था, इसीलिए उसे माँ का, हम सबका भरपूर लाड़ प्यार मिला। इसकी एक सबसे बड़ी वजह यह भी थी कि वो लड़का था। 3 लगातार बेटियां हुई तो माँ झल्ला गई। ऐसे में विमल का आगमन अंधेरे में चिराग की तरह था। विमल के आने के बाद माँ का सारा ध्यान उसी पर टिक गया। हम बहनें उनके लिए पहले ही बोझ थीं, अब और हो गईं। वे जब तब हमें डांटती रहती, मानो हमें देखना भी नहीं चाहती हूँ। विमल को कोई अभाव ना हो, इसका हर वक्त उन्हें ख्याल रहता। माँ के इस रवैये से मेरा मन दुख से भर जाता। इसके बावजूद मैं वही करती जो माँ चाहती, सिर्फ इसलिए कि माँ मुझसे खुश रहे। घर का सारा काम करना, विमल की सभी जरूरतों को पूरा करना, उसके बाद स्कूल की पढ़ाई करना, ये आसान नहीं था मेरे लिए। मेरा बोझ हल्का तब हुआ जब मेरे बाद दोनों बहनें काम में हाथ बटाने लगीं। आहिस्ता आहिस्ता समय सरकता रहा। फिर एक दिन ऐसा आया जब पापा को मेरी शादी की चिंता हुई। उस समय पढ़ाई पूरी करके मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगी थी। ट्यूशन और स्कूल की तनख्वाह से बटोरी गई पूंजी और रिश्तेदारों की मदद से मेरी शादी हो गई। पापा ने फूटी कौड़ी भी खर्च ना की। वे अपने रुपयों को लेकर हमेशा संशय में रहते। उनकी आंखों के सामने हमेशा विमल का ही भविष्य घूमता। लिहाजा मेरी शादी चाहे जैसे लड़के से हो, मगर उनका एक पैसा भी ना खर्च हो। ऐसा ही हुआ। मैंने भी उन्हें कुदरत का फैसला मानकर स्वीकार कर लिया। इस बीच मकान मालिक ने पापा को मकान खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया। इस मकान में पापा 25 साल रहे, वो भी मामूली किराए पर। एकाएक इस समस्या ने उन्हें परेशान कर दिया। तभी उन्होंने मम्मी से राय मशविरा करके एक छोटा सा मकान खरीद लिया। जाहिर था इस मकान का वारिस विमल ही बनेगा। पापा अपने इस फैसले से संतुष्ट थे। बाद में मंजली बहन ने भी प्राइवेट स्कूल और ट्यूशन करके जो पूंजी जमा की, उसी में वो थोड़ा बहुत अपना रुपया लगा के पापा ने उसकी भी शादी कर दी।
रह गई तीसरी, किसी तरह उसे भी निपटाया। अब उनके लिए सिर्फ विमल था। विमल ने कोचिंग करने के लिए फीस मांगी तो पापा खुशी से तैयार हो गए। वहीं जब मैंने कहा था तो साफ इनकार कर दिया था। कहने लगे थे कि हमारे पास इतना है ही नहीं कि मैं तुम्हारे लिए कोचिंग करवा सकूं, जबकि मैं पढ़ने में काफी होशियार थी। विमल एक नामी कंपनी में इंजीनियर बन गया। उसने आधुनिक जरूरतों का सारा सामान खरीद लिया। माँ पापा सभी विमल की तरक्की से खुश थे। पापा को लगा उनका जीवन सार्थक हो गया। जब तक पापा जीवित थे सब ठीक ठाक था। एकाएक पापा का देहांत हो गया तो माँ को हैदराबाद छोड़कर विमल के पास जाना पड़ा। यहाँ उनकी देखभाल कौन करता? माँ बेटा बहू के पास नहीं रहना चाहती थी। वजह उन्हें अपने मकान और शहर से लगाव था। मगर इस उम्र में उनकी हमेशा देखभाल कौन करेगा? मैं भले ही हैदराबाद में रहती थी, मगर मेरा अपना घर था। रात बेरात उन्हें कुछ होता है तो कौन मदद के लिए आएगा? यही सब सोचकर विमल ने माँ को अपने पास बुला लिया। वे बेमन से चली गईं। अपने शहर का सुख और ही होता है। सबसे बड़ी बात, सब जाना माना होता है, माहौल से वाकिफ होता है। बहरहाल साल में एक बार हम सब बहनें उनसे मिलने जरूर जाते। वापसी पर उनकी आंखें भीग जाती। कहती कि मन नहीं लगता, हैदराबाद आना चाहती हैं। कहती हैं वहां अकेले रहना क्या आसान है, उम्र हो चली है, रात बेरात तबीयत बिगड़ेगी तब कौन होगा? यहाँ कम से कम विमल तो है आपकी देखभाल के लिए। विमल बदल गया है, माँ बोली। इस पर ज्यादा गौर मत किया करो माँ, बदलाव सभी में आता है। कहकर मैं ऑटो में बैठने लगी। तभी मैंने पीछे मुड़कर देखा। वे तो हमें देखती रहीं। जब तक ऑटो उनकी नजरों से ओझल नहीं हो गया, मुझे उनकी मनोदशा पर तरस आ रहा था। समय हमेशा एक जैसा नहीं होता। माँ सब कुछ पहले जैसा चाहती थी, पर क्या ऐसा हो सकता है? गाड़ी में बैठने के बाद जब हम बहनें थोड़ी फ्री हुई तो माँ के लिए चर्चा होने लगी। माँ बार बार हैदराबाद आने को कहती। चाहे जैसे भी हो, माँ को उन्हीं के पास रहना होगा, इसी में उनकी भलाई है। कैसी बात करती हो दीदी, तुम्हें माँ के प्रति इतना निष्ठुर नहीं होना चाहिए। शिखा को बुरा लगा तो रख लो अपने पास, तुमसे वो ज्यादा घुली मिली रहती हैं। क्या तुम नहीं रखोगी? क्या वो तुम्हारी माँ नहीं है? शिखा का सवाल बचकाना लगा मुझे। सवाल रखने या न रखने का नहीं था, जिम्मेदारी की बात है। बेटे की जिम्मेदारी बनती है अपने माँ बाप की सेवा की। हम रखकर विमल को और बेलगाम कर देंगे। वो तो चाहेगा ही कि माँ को हम लोग रख लें ताकि निरंकुश जीवन जिए। क्या तुमने सुना नहीं था जब पूजा माँ से कह रही थी कि आपकी वजह से हम कहीं आ जा नहीं सकते, आपने हमें बांध कर रख दिया है। दीदी ठीक कह रही हैं। मम्मी ने एक बार फोन करके इस बात का जिक्र मुझसे भी किया था। तीसरी बहन डिम्पल बोली। कुछ सोचकर शिखा बोली, 2-2 महीना तो रख ही सकते हैं, इस बहाने उनका मन भी बहल जाएगा। मैं कब इनकार करती हूँ, मगर इस उम्र में सफर करके अलग अलग शहरों में आना जाना क्या उनके लिए आसान होगा? कौन उन्हें देहरादून से लेकर आएगा? मैं अपने पति से कहूंगी कि वो माँ को ले आए। शिखा बोली। बहुत आगे बढ़ बढ़कर बोल रही हो तुम, एक बार कहकर तो देखो। तुम्हारे पति इनकार न कर दें तो कहना, सीधे कहेंगे कि जिसकी माँ है वो भेजें। मैं क्यों अपनी नौकरी छोड़कर इतनी दूर जाऊं? मैं बोली थी। सब एक जैसे नहीं होते। शिखा का इशारा मेरी तरफ था। मेरे पति जमीनी व्यक्ति थे, वहीं शिखा का पति धर्मपरायण। पता नहीं कैसे नौकरी करते थे। दिन भर उनका ध्यान अंधविश्वास और भगवान पर ही रहता था। क्षणिक भावनाओं में बहकर वे देहरादून चले भी गए तो ये हमेशा ऐसा नहीं होगा। वहीं डिम्पल का पति एकदम गुस्सैल इंसान। जब वो डिम्पल की नहीं सुनता तो भला सास को लेने क्या जाएगा? साफ कहेगा कि उनके बेटा बहू जाने, हमसे क्या मतलब। इसलिए डिम्पल से कोई अपेक्षा करना निरर्थक था। डिम्पल यही सब सोचकर चुपचाप हम लोगों की गुफ्तगू सुन रही थी। रात होने को हुई। हम लोग बात यहीं खत्म करके अपने अपने बेड पर सोने चले गए। सुबह गाड़ी सतना पहुंची तो शिखा के साथ डिम्पल भी उतर गई। डिम्पल को वहां 2 दिन रुकना था, उसके बाद वो अपने घर लखनऊ चली जाएगी। मैंने उनसे विदा ले ली। मेरा पड़ाव 6 घंटे बाद आने वाला था। मैं सोचने लगी कि समय कितना बलवान होता है। कहाँ
हम सब एक ही शहर में रहकर पले बढ़े और आज 4-4 लोग 4 जगह के हो गए। मेरा मायका हैदराबाद था, इसीलिए मैं हर वक्त मम्मी पापा के लिए खड़ी रहती थी। बाद में पापा की तबीयत बिगड़ी तो दिल्ली चले गए। वहीं उन्होंने अंतिम सांस ली। योजना के मुताबिक मैंने विमल को फोन लगाया। तुम्हें ले जाना हो तो ले जाओ, मेरे पास समय नहीं है, उसने साफ साफ बोल दिया। थोड़ा समय निकालो, उनका भी जी बहल जाएगा। मैंने मनुहार की। उनका दिल कहीं नहीं लगेगा, मैं उनके स्वभाव को जानता हूँ। विमल बोला। अब तुम उनका स्वभाव भी देखने लगे? मुझे बुरा लगा। इतनी ही फिक्र है तो रख लो उनको अपने पास हमेशा के लिए, विमल बोला। मैं क्यों रखूंगी, सब कुछ उन्होंने तुम्हें दिया है। अब जब लौटाने की बारी आई तो हम बहनों पर टाल रहे हो। मैंने उससे कहा तो वो बोला, तो जैसे चल रहा है चलने दो। कैसे चलने दूं? बीवी के मोह ने तुम्हें अपने कर्तव्य से विमुख कर दिया है। मुझे अपना कर्तव्य मत सिखाओ, मुझे अच्छे से निभाना आता है। विमल भड़कने लगा। कुछ नहीं निभा रहे हो, तुम दिन भर ऑफिस में रहते हो, तुम्हें कुछ पता रहता है क्या? देर शाम तक घर आते हो तो सीधे अपनी बीवी के कमरे में चले जाते हो। कभी माँ का हाल पूछते हो? वो बेगानों की तरह कमरे में पड़ी रहती हैं। मैंने कब रोका है? क्यों नहीं हमारे पास आकर बैठती हैं? क्या बैठेंगी जब बेटे बहू ने मुंह फेर लिया है? मेरे कथन पर मारे खुन्नस के चलते विमल ने फोन काट दिया और तमतमाते हुए माँ के कमरे में आया। आपको ज्यादा खुशी मिलती है अपनी बेटियों से तो कहिए, हमेशा के लिए उन्हीं के पास पहुंचा दूं। दिन भर फोन करके हमारी बुराई करती रहती हो। माँ का स्वर दयनीय था। बिना कहे इतना सुनने को मिल रहा था, क्या कोई अपने मन की बात भी नहीं कर सकता? तुम्हारी बीवी तो जैसी जबान पर ताला लगा कर आई है। उसका ताला खुलता है तो सिर्फ तुम्हारे लिए या तो अपने मायके वालों के लिए। ऐसे में यदि मैं अपनी बेटियों से कहा सुन लेती हूँ तो क्या गलत करती हूँ? माँ ने भी तेवर कड़े किए। मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता, आप चाहती क्या हैं? विमल बोला। मैं हैदराबाद जाना चाहती हूँ। ठीक है, मैं आपको पहुंचाने की व्यवस्था करता हूँ, मगर बाद में ये ना कहिएगा कि मैंने अपनी मर्जी से आपको हैदराबाद भेज दिया। माँ चुप रही। जिस दिन हैदराबाद जाना था, माँ की आंखें नम थीं। उन्हें अपने 2 पोतों का ख्याल आने लगा। बड़ा पोता 8 साल का था। बोला, दादी आप हैदराबाद क्यों जा रही हैं? आपको सुई कौन लगाएगा? खाना कौन देगा? सुनकर माँ की आंखें डबडबा गईं। पूजा खुश थी कि चली गई, इसी बहाने झंझट छूटा। अंदर से विमल का भी मन खुश था, क्योंकि वो जानता था कि हैदराबाद में मैं तो हूं ही। चाहे जैसे भी हो, माँ के लिए मैं तो करूंगी ही। सिर्फ रुपए भेजने की जरूरत है, वो भेज दिया करेगा। मैंने भी अपना मन बना लिया था कि जिस माँ ने मुझे पैदा किया है, उस रिश्ते की लाज अंतिम सांस तक रखूंगी। पता नहीं क्यों बरबस मेरा ध्यान उस बचपन पर चला गया जब माँ ने एक टॉफी विमल के लिए मुझसे छिपा कर रखी थी। संयोग से मेरी नजर पड़ गई तो मैंने अपने लिए मांग लिया, तो माँ ने साफ इनकार कर दिया। बोली, ये मैंने विमल के लिए रखी है। मैं मायूस होकर दूसरे कमरे में चली गई थी। माँ बाप द्वारा किया गया भेदभाव जब तब याद तो आता, लेकिन फर्ज उस पर हावी हो जाता। आखिर मैंने सोच लिया था कि बेटा बहू अपना फर्ज निभाएं या नहीं, मैं हमेशा निभाती रहूंगी। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको रोज अच्छी अच्छी कहानियां सुनने को मिल सकें। तो फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार।